हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी। स्वागत करते हैं सभी का रैंक प्लस ऑफिशियल चैनल पे। आज हमारा दूसरा दिन है ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो चैलेंज हमारा चल रहा था, आज हमारा एक और चैप्टर शुरू होने वाला है, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड उस तरीके से क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हुए हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो सारे बच्चे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे बिकॉज मेरे पास भी एनसीईआरटी ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है। ठीक है, तो सारे बच्चे एनसीईआरटी, यहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट भी किए हुए हैं ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो मैंने मेहनत कर ली है ऑलरेडी, जिसमें सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो तो भी आपको इस वीडियो में बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड बहुत ही काम आएगा ये वीडियो। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए बिकॉज यू आर वॉचिंग इन रिकॉर्डेड फॉर्म। जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए एंड नोटबुक लेकर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। केमिकली हॉर्मोन्स आर, हॉर्मोन्स के बारे में ये पूरा चैप्टर है, राइट। हॉर्मोन्स किस तरीके से होते हैं प्रोड्यूस, पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। बच्चों, जो भी हॉर्मोन्स होते हैं, ये हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं बाय अ सर्टेन ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे? ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड होती है ये मोस्टली होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको, असर्शन रीजन भी आता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। अब डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब क्या है? डक्ट मतलब क्या? डक्ट मतलब कोई ना कोई पाइपलाइन, राइट। डक्टलेस मतलब क्या? कि पाइपलाइन लेस, कोई भी पाइपलाइन नहीं रहेगी जो कि ये सिक्रीशन को लेके जाएगी। अब ये एक ग्लैंड है, कोई भी ग्लैंड ले सकते हैं, ये ग्लैंड में से कोई ना कोई सिक्रीशन निकलेगा, यस और नो। अब ये जो सिक्रीशंस होंगे, ये सारे सिक्रीशंस किस तरीके से पहुंचाए जाएंगे टू दी टारगेट ऑर्गन, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि यहां पर कोई ना कोई टारगेट ऑर्गन रहेगा और ये टारगेट ऑर्गन तक हमें पहुंचाना है ये सारे केमिकल्स। हॉर्मोन्स आर व्हाट? हॉर्मोन्स आर केमिकल्स। हॉर्मोन्स अगर हम लोग एकदम सिंपल भाषा में बोले तो हॉर्मोन्स आर केमिकल्स। ये जो केमिकल्स है ये हमें एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचाना है। किस तरीके से पहुंचाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसके पास तो कोई डक्ट है नहीं। अगर डक्ट होता तो बहुत ही इजी हो जाता, ये जो हमें करना है ये काम है बहुत इजी हो जाता, बिकॉज डक्ट के सहारे वो पर्टिकुलर सोर्स तक पहुंच जाता वो एकदम सेफली। बट यहाँ पे तो डक्ट ही नहीं है, तो हो सकता है कि ये रास्ता भटक जाए बिकॉज यहाँ पे कोई पाइपलाइन ही नहीं है। तो जो भी सिक्रीशंस होंगे वो कहीं पे भी जा सकते हैं, देर इज नो पर्टिकुलर पाथवे डिसाइडेड। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को, ये सिक्रीशंस को हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देंगे, ब्लड स्ट्रीम में डाल देंगे और ब्लड स्ट्रीम के सहारे ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है एंड ब्लड सर्कुलेशन के सहारे ये हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक बॉडी के पहुंच जाएगा, जिससे जो भी टारगेट ऑर्गन्स होंगे उस तक भी पहुंच जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम टारगेट ऑर्गन तक ही कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में तो सभी को मिल रहा है ना। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केमिकल्स है, वो हॉर्मोन्स है और टारगेट ऑर्गन्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑर्गन्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको जाना है स्टमक के पास, ये पर्टिकुलर जो हॉर्मोन्स है ये हॉर्मोन्स को जाना है स्टमक के पास, स्टमक इज द टारगेट ऑर्गन। और दूसरे सारे भी ऑर्गन्स ऑब्वियसली रहेंगे आजू बाजू में, पैनक्रियाज होगा, लिवर होगा, इंटेस्टाइन होगा, दूसरी सारी चीजें होंगी। अब ये सारी चीजों के ऊपर असर ना करे और सिर्फ स्टमक के ऊपर असर करे, ये हम लोग कैसे करेंगे? बिकॉज जाएगा तो वो सभी के पास है ना, ब्लड के पास जा रहा है तो ब्लड से तो वो सभी के कांटेक्ट में आएगा, बट सिर्फ ब्लड के, सिर्फ स्टमक के ऊपर ही हमें इफेक्ट करना है। ये कैसे करेंगे? स्टमक के ऊपर हमें कुछ रिसेप्टर्स देने होंगे। ठीक है, जो भी टारगेट ऑर्गन रहेगा उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे उसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद है और ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू यहाँ पे बाइंडिंग की जाएगी एंड ये बाइंडिंग से इसे पता चलेगा कि स्टमक इज माय टारगेट ऑर्गन एंड इसी पे इफेक्ट दिखाना है। दूसरे जो ऑर्गन्स है जैसे कि इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है, लिवर है, इसके ऊपर मुझे इफेक्ट नहीं दिखाना है क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं है? रिसेप्टर्स नहीं है।
तो इसका मतलब है कि हॉर्मोन्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड ये किस तरीके से काम करते हैं, बाय अ टारगेट ऑर्गन, दैट इज टारगेट ऑर्गन के ऊपर टारगेट रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स अगर मौजूद होंगे तो काम करेंगे, उसके ऊपर इफेक्ट दिखाएंगे, अगर वो रिसेप्टर्स नहीं रहेंगे तो फिर उसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा। जैसे कि लॉक इन की मैकेनिज्म, राइट, वो जो चाबी है वो चाबी स्पेसिफिक रहेगी वो ताले में, दूसरा कोई भी चाबी नहीं चल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म से काम होता है, दैट इज टारगेट रिसेप्टर से यहाँ पे काम होता है। अगेन वन मोर थिंग, यहाँ पे डक्टलेस के ऊपर क्वेश्चन आता है आपको, तो यू हैव टू नोट इट डाउन कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इनके जो सिक्रीशंस होंगे वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दिए जाएंगे एंड ब्लड स्ट्रीम के सहारे, ब्लड सर्कुलेशन के सहारे वो हर एक सेल तक एंड टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। इज दिस अंडरस्टूड? तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म चलता है, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, फीडबैक मैकेनिज्म इसे हम कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इस तरीके से हॉर्मोन्स कितने रिलीज करने हैं एंड कब रिलीज करने ये पता चलता है, बिकॉज टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट एंड अमाउंट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं हो सकता कि हम लोग बहुत सारा हार्मोन बना ले और इतनी जरूरत ही ना हो, तो फिर वेस्ट जाएगा हार्मोन, राइट, वो नहीं कर सकते हम, या कम भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना ही हम बनाएं, एंड जब रिक्वायर्ड है तब ही बनाएं। ऐसे नहीं कि कभी भी हम बना लेंगे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लड में वो चला जाएगा। तो जब नीड अराइज होगी तब जाके ही बनाने हैं और तभी ही रिलीज करने हैं। सो टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट एंड अमाउंट इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों वर्ड्स भी आप लिख दो। फर्स्ट इज फीडबैक मैकेनिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है ये पूछते हैं आपको, तो फर्स्ट इज टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट एंड अमाउंट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि केमिकली हॉर्मोन्स आर व्हाट। केमिकली आर व्हाट, दीज आर व्हाट पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, राइट, बायोजेनिक अमाइंस भी होते हैं। अभी आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा गया है, जैसे मैंने कहा कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन हमें करनी है, तो जहां पे भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर सवाल आने वाला है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सारे बच्चे एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे, कोई भी ऐसे ही नहीं बैठेगा। लास्ट में आपको ना टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में दिया गया है, ये रहा, ये दिस इज सेकेंड लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें आपको देखो टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स ऑलरेडी, मतलब नेचर क्या क्या हो सकता है, पेप्टाइड वाला नेचर हो सकता है, मतलब प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स हो सकते हैं। स्टेरॉइड मतलब क्या, लिपिड बेस्ड हार्मोन, लिपिड बेस्ड आपने सुना होगा हार्ट अटैक हो जाता है जब टेस्टोस्टेरॉन, जो जिम जाते हैं बॉडी बनाते हैं, तो बॉडी आप नेचुरली बनाओगे तो अलग बात है, बट अगर स्टेरॉइड के इंजेक्शन कर करके मसल्स बनाए जा रहे हैं तो फिर दैट इज खतरे की बात। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड क्या होते हैं, लिपिड बेस्ड होते हैं, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होते हैं। तो अगर टेस्टोस्टेरॉन जा रहा है, इस्ट्रोजन के जो पिल्स होते हैं, राइट, तो वो भी बहुत खतरनाक होते हैं फॉर हार्ट, बिकॉज ऑल दीज आर स्टेरॉइड बेस्ड एंड स्टेरॉइड इज लिपिड बेस्ड, वो डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट करता है। तो दूसरे होते हैं स्टेरॉइड बेस्ड, दैट इज लिपिड बेस्ड। फिर आइडोथायरोनिन्स, राइट, जैसे कि थायराइड हॉर्मोन्स जो हम लोग देखते हैं विच आर रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड, जैसे कि थायरोक्सिन हो गया, राइट। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, एपिनेफ्रिन, इसको आप मार्क कर लीजिए, एपिनेफ्रिन के ऊपर सवाल आने वाला है आपको। एपिनेफ्रिन इज व्हाट, इट इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, उसी का मॉडिफिकेशन करके एपिनेफ्रिन बनाया गया है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है एपिनेफ्रिन, इट इज ऑल्सो अ हार्मोन, और ये तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे भी बिहेव करता है। तो ये चार तरीके के टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स आप लोग मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, क्योंकि हमने देखा प्रोटीन भी थे, स्टेरॉइड भी थे, बायोजेनिक अमाइंस भी थे, तो यहाँ पे सारे ही टाइप्स के हो सकते हैं हॉर्मोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेस्टोस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय, टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन, राइट, टेस्टोस्टेरॉन इज व्हाट, मेल सेक्स हार्मोन। ये कैसे बनता है, ये टेस्टिस में बनता है, राइट,
टेस्टीज में बनता है। टेस्टीज के दो फंक्शंस हमने पढ़े थे व्हेन वी वर स्टडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले टेस्टीज का ये फंक्शन होता है कि ये गैमीट प्रोडक्शन करके देता है, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। एंड इन केस ऑफ मेल्स द मेल गैमेट इज स्पर्म। तो जब स्पर्म के प्रोडक्शन की हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। तो नंबर 1 फंक्शन टेस्टिस का इज गैमीट प्रोडक्शन, दैट इज गैमीटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड दूसरा होता है हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन बनाने में ये मदद होती है। अब यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस में मैं क्या लिखूं, स्पर्म का प्रोडक्शन, राइट। एंड हार्मोन के प्रोडक्शन में मैं क्या लिखूं, एस्ट्रोजन लिखूं ना, एस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें भी बच्चों जब हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पढ़ रहे थे, उसमें बीच में अभी लोब्यूल के बीच में देयर वाज अ लिटिल स्पेस, राइट। और वो स्पेस को हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बुलाते थे। आपको याद आ रहा है ये डायग्राम, क्रॉस सेक्शन। तो उसमें हमने क्या देखा था, ये जो लोब्यूल्स है, ये लोब्यूल्स के बीच में देयर इज अ स्पेस, एंड ये स्पेस में बीच बीच में देयर आर सेल्स, बिकॉज दीज आर लोकेटेड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस वाले सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। एंड यही इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम होता है लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स या तो लेडिक सेल्स, which are responsible for the production of testosterone, which is the male sex hormone। ठीक है, यही प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है, यही वो हार्मोन है जो कि मेल फर्टिलिटी लाता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल्स, यहाँ पे स्लैश करके आप इंटरस्टिशियल सेल्स लिख दीजिए, इंटरस्टिशियल सेल्स लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पिट्यूटरी तो आएगा नहीं, राइट, ऑब्वियसली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। टेस्टिस इज आल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड, टेस्टिस इज आल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी हार्मोन बना रही है ना, इसलिए इसको भी हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड में डालेंगे। इसको हम गोनाड्स भी बोलते हैं, गोनाड्स। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, ये क्या होते हैं, गोनाड्स होते हैं। गोनाड्स मतलब जो गैमीट बनाए, जो हार्मोन बनाए, मेल सेक्स हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन, ये सब जो बनाए इसको हम कहते हैं गोनाड्स। तो गोनाड्स भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि गोनाड्स मतलब क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मैन इज रेगुलेटेड बाय। ब्लड ग्लूकोज लेवल दो हार्मोन से रेगुलेट किया जाता है, राइट, which is produced by pancreas। again pancreas is another endocrine gland। अब ये pancreas का जिक्र हम लोग डाइजेशन में भी करते हैं। इफ यू रिमेम्बर, डाइजेशन में pancreas एंजाइम्स बनाता है एंड एंडोक्राइन वाले फंक्शन भी परफॉर्म करता है बाय प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स। तो pancreas is a dual gland, pancreas is a dual gland जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है एंड एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एक्सोक्राइन यानी जब ये एंजाइम्स बनाए, इसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन यानी जब ये हार्मोन्स बनाए। अब डाइजेशन में जो एंजाइम्स बनाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, 3 एंजाइम्स ये बनाता है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है और वो पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स थी, इफ यू रिमेंबर। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए इसके पास पैनक्रियाटिक अमाइलेज थी, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। फिर लिपिड्स के ब्रेक डाउन करने के लिए इसके पास लाइपेज था, एंड प्रोटीन के ब्रेकडाउन करने के लिए इसके पास ट्रिप्सिन था। अगर हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स आर
two which are glucagon and insulin. ये दोनों के फंक्शंस लिख दीजिए. ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो है दीज आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर. एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिक का मतलब समझिए. एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट्स चलने वाले, कि ये बढ़ाएगा तो ये कम करेगा. जैसे कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता कौन है? ग्लूकागॉन. ब्लड शुगर लेवल कम कौन करता है? इंसुलिन. तो अभी दिवाली आएगी है ना, हमारे घरों में पूरी स्वीट्स. तो जब भी हम लोग बहुत सारे स्वीट्स खा लेते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल विल ऑब्वियसली इंक्रीज. अब ये इंक्रीज तो हम नहीं रख सकते, हमें एकदम लेवल में रहना है, राइट. वो मीडियम लेवल ही होना चाहिए. तो हमारे बॉडी को हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है कि यार ये तो स्वीट्स खा के पूरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा. तो तब क्या करेगा? तभी पैनक्रियाज से इंसुलिन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड ये इंसुलिन डिक्रीज कर लेगा ब्लड शुगर लेवल. ठीक है. तो जो आपने मिठाइयाँ खाई है उसका ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए इंसुलिन विल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल. तो यहाँ पे ये डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल. एंड जब आप फास्टिंग करते हो, स्टारवेशन पे चले जाते हो, तो तभी हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ही एकदम नीचे आ जाता है. तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. इंक्रीज करने के लिए ग्लूकागॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल में ग्लूकागॉन, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल में इट विल बी इंसुलिन. ये याद रखना है. एंड इसके डिसऑर्डर्स याद रखने. जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, आप लोगों ने सुना होगा कि वो मिठाई नहीं खा पाते डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन की कमी है. इनको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन लेना पड़ता है, खुद नहीं बना पा रहा पैनक्रियास. तो इंसुलिन की जब कमी होती है तो ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए देयर इज डेफिशिएंसी, राइट. एंड इसीलिए वो मिठाई नहीं खा पाते. अगर मिठाई खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और कम करने के लिए इंसुलिन नहीं है, राइट. तो यहाँ पे डिसऑर्डर का नाम याद रखना है, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस. इसमें भी पूछते डायबिटीज कौन सा? इंसिपिडस के मेलाइटिस, इट विल बी मेलाइटिस. मिठाई मेलाइटिस ऐसे याद रख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन. तो आंसर इज ऑप्शन ए. हाइपोग्लाइसेमिक. अभी हाइपो और हाइपर का मतलब आप समझ लीजिए. जब भी, सिर्फ यहाँ पे नहीं, ग्लाइसेमिक में नहीं, किसी में भी हाइपो जब भी वर्ड आए, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म आप लोगों ने सुना होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म सुना होगा, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन. तो उसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर की हम बात करेंगे. ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हाइपरटेंशन. हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या? कि थायराइड हार्मोन्स बढ़ गए तो हाइपरथायरॉयडिज्म. तो ऐसे हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा. ठीक है. ग्लाइसेमिक से आपको क्या समझ रहा है? ग्लूकोज, राइट. तो जब भी ग्लूकोज कम करना है, हाइपोग्लाइसेमिक मतलब जो ग्लूकोज लेवल को कम करे, वो हार्मोन का नाम क्या है? ये क्वेश्चन है. समझ में आ रहा है? बहुत क्वेश्चन इज वेरी इजी बट समझने में आपको मुश्किल होती है. इसमें बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक करके ग्लूकागॉन को मार्क करके आ जाएंगे. नहीं, ग्लूकागॉन नहीं आएगा आंसर. ग्लूकागॉन तो इंक्रीज कर रहा है ना ब्लड शुगर लेवल. यहाँ पे क्या पूछा है? हाइपो मतलब डिक्रीज, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज जो कम करे ग्लूकोज लेवल को, दैट विल बी इंसुलिन, राइट. इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए. Which hormone interacts with membrane bound receptor and does not normally enter the target cell? देखो ये आपको लास्ट पेज ऑफ दी चैप्टर में मिल जाएगा. आ जाइए सारे बच्चे लास्ट पेज में. ये दो डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो दो तरीके के एक्शन होने वाले हार्मोनल एक्शन. ये फर्स्ट टाइप है और ये दूसरा टाइप है. दूसरे डायग्राम में दूसरा टाइप है. अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो स्टेरॉइड बेस्ड रहते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं, ये अंदर चले जाते हैं सेल के अंदर. वेराज देयर आर सर्टेन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, जो कि मेम्ब्रेन में ही रिसेप्टर रहेगा. अब जो फर्स्ट टाइप है इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं है. क्यों पता है? क्योंकि इसमें जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर ही रिसेप्टर है. तो जो भी हार्मोन आना है वो हार्मोन रिसेप्टर ऊपर ही है. ऊपर ही मतलब आप समझ लीजिए स्विगी वाला है. ठीक है, आपने कुछ ऑर्डर किया है और आपने ऑर्डर करके आप डायरेक्टली डोर के यहाँ पे ही खड़े हो
ऑलरेडी यू आर रेडी कि हाँ ठीक है स्विगी का ऑर्डर आ रहा है, तो यू आर रेडी टू कलेक्ट, तो तभी वो बेल नहीं बजाएगा, राइट, ना कुछ पूछेगा, राइट, ऐसे डायरेक्टली तो कुछ ऐसे नहीं, तो कॉल पे पूछता रहता है कि आप कहाँ पर हो, किधर हो एंड ऑल। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली खड़ा है कि हाँ आने वाला है हार्मोन, तो आई एम रेडी टू कलेक्ट, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर ऑलरेडी रेडी है कि यहाँ पे हार्मोन आएगा और आई हैव टू कलेक्ट। वेराइज ये क्या करता है, ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर अंदर बैठा है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे बाहर जब हार्मोन आता है, हार्मोन को दिखता है यार मेम्ब्रेन के ऊपर तो कोई रिसेप्टर ही नहीं बैठा, तो मुझे अभी अंदर जाना पड़ेगा। ये सेल के अंदर जाता है, साइटोप्लाज्म में देखते हैं, साइटोप्लाज्म में भी नहीं है रिसेप्टर, रिसेप्टर बैठा है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है और देख रहे हो यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है क्योंकि रिसेप्टर अंदर है। और ये टाइप का जो हार्मोन और रिसेप्टर का सम्मेलन है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट विल बी सीन इन स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स में ये सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पे ईस्ट्रोजन आप लिख सकते हो, ठीक है, फिर आप टेस्टोस्टेरोन आंसर लिख सकते हो, प्रोजेस्टेरोन आंसर लिख सकते हो, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स का अगर आपको पूछे तो पेप्टाइड हार्मोन्स आर बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स वाले, जैसे कि एफएसएच हो गया, ये पेप्टाइड हार्मोन्स में है ना, आंसर ऑलरेडी गिवन है। पेप्टाइड हार्मोन्स में आपको इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है, ये सारे प्रोटीन वाले होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से काम करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, फिर प्रोजेस्टेरोन, ये सारे क्या स्टेरॉइड बेस्ड है, लिपिड बेस्ड है। इनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो हार्मोन है वो ट्रैवल करके अंदर जाता है, वेराज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जैसे कि प्रोटीन वाले हार्मोन्स में देखा जाता है, उसमें बाहर ही रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो बाहर ही इनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इज दिस अंडरस्टूड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने जस्ट कवर किया। विच हार्मोन इंटरैक्ट्स विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर? मेम्ब्रेन बाउंड ही मतलब ऊपर ही रिसेप्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, किसमें देखा जाएगा? प्रोटीन वाले हार्मोन्स, दैट इज पेप्टाइड हार्मोन्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में प्रोटीन वाले या पेप्टाइड हार्मोन्स आएंगे। इसमें एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल एफएसएच लिख के आओगे, राइट, यहाँ पे ही गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, इस डायग्राम में ही आपको एफएसएच दिख रहा होगा, तो एफएसएच विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सारे जो होंगे ये अलग है, स्टेरॉइड है, आइडोथायरोनिन्स है, ये नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल, the 24-hour that is diurnal rhythm of the body such as sleep wake cycle is regulated by the hormone called as। यहाँ पर हम लोग पीनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है। आ जाइए पीनियल ग्लैंड वाले पैराग्राफ में। पीनियल ग्लैंड बच्चों क्या करता है? ये मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है जो कि आपको स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है। कहा जाता है ना कि रात को सोने के टाइम हमें नहीं देखना चाहिए फोन, क्यों बोला जाता है ऐसे? क्योंकि जो मेलेटोनिन है, ये मेलेटोनिन लाइट सेंसिटिव रहता है, ये लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। जस्ट अ मिनट, ये पैराग्राफ आने दो पीनियल ग्लैंड वाला। ये रहा पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ऊपर वाले पैराग्राफ में आ जाइए, सभी को मिला ये टेक्स्ट बुक में, ये पेज में आ जाइए। समझते पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन दैट इज मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है? इट ऑलवेज कंट्रोल्स द सर्काडियन रिदम, कि कब नींद आनी है, कब एक्टिव आपको रहना है, वो सब कंट्रोल करने का काम इसका रहता है। तो ये आपके काम की चीज है। आपको नींद आती है ना पढ़ने के टाइम, या रात को नींद नहीं आती है, ये जो उल्टा उल्टा आपके अंदर हो रहा है, ये कैसे हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को अगर आपने कंट्रोल में रख दिया ना, तो ये आपको टेंशन होगा ही नहीं कि पढ़ते वक्त नींद आती है, या रात को जब सोने का टाइम रहता है तब भी नहीं आती है नींद। तो ये चीज क्यों हो रही है? बिकॉज पीनियल ग्लैंड को आपने अच्छे से कंट्रोल नहीं किया है। अब अच्छे से कंट्रोल कैसे करें? रात को सोने के टाइम मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि उससे क्या होता है, वो जो लाइट निकल रही है, तो लाइट निकल के ना पीनियल ग्लैंड को ये सिग्नल मिलता है कि नहीं नहीं अभी तो दिन चल रहा है। बिकॉज वी एज एन एनिमल वी आर डायर्नल एनिमल। डायर्नल मतलब वी आर मेंट टू बी एक्टिव ड्यूरिंग डे। हम लोग नॉक्टर्नल नहीं है, जैसे कि शेर हो गया, शेर नॉक्टर्नल है,
उसको रात में एक्टिव होना है और डे के टाइम वो सो सकता है इनएक्टिव। बट हम लोग उल्टे हैं, हम लोग को डे टाइम में एकदम एक्टिव रहना है और नाइट टाइम में हम इनएक्टिव रह सकते हैं। तो जब आप रात के समय में फोन देखते हो तो वहां से लाइट एमिट हो रही है, लाइट एमिट होकर पीनियल ग्लैंड को ये सिग्नल मिलता है, नो दिस इज नॉट द टाइम टू स्लीप, लाइट निकल रही है मतलब दिन चल रहा है। तो ये मैसेज दिया जाता है जिससे जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलेटोनिन नहीं बनाएगी, क्योंकि उसे तो लगता है कि ये तो दिन चल रहा है। तो मेलेटोनिन कब बनाएगी? जब आप फोन छोड़ दोगे, सब कुछ हो जाएगा, तब आपको लेट नाइट नींद आएगी। समझ रहे हो? तो आपको कंट्रोल करना है, ये आपके हाथों में ही है कि कब नींद आना चाहिए और कब नींद नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ ट्रेन करना है प्रॉपरली। तो इसमें आंसर क्या होगा? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉइड हार्मोन्स ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन बाय। स्टेरॉइड हार्मोन्स का कैसा होता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स में रिसेप्टर मेम्ब्रेन के यहाँ पे नहीं होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर छुपे होते हैं, तो बेचारे रिसेप्टर को पूरा ट्रैवल करके न्यूक्लियस तक जाना पड़ता है, राइट? द हेल्प ऑफ एन इंट्रासेल्युलर सेकेंडरी मैसेंजर, यस। एंटरिंग इनटू द सेल एंड मॉडिफाइंग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता, सिर्फ उसे एक सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प से ये अंदर जाएगा सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, जिससे वो रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा। एडिशन ऑफ अ ट्रेस ऑफ थायरॉक्सिन और आयोडीन इन वाटर कंटेनिंग टैडपोल्स विल। अब सभी को पता होगा कि जो थायराइड ग्लैंड है बच्चों, थायराइड ग्लैंड आयोडीन के वजह से ही काम करती है। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन विल नॉट हैपन, थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगी। तो थायराइड ग्लैंड को अगर अच्छे से काम करना है तो आयोडीन का सप्लाई देना पड़ेगा। आयोडीन इज वेरी वेरी एसेंशियल, एकदम एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। अगर आयोडीन रहेगा तब जाके थायराइड ग्लैंड काम करेगी, नहीं तो ये काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये मेटाबॉलिज्म के लिए तो काम होता ही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी चीजों का मेटाबॉलिज्म तो कर ही रहा है, पर साथ साथ में बच्चों मेटामॉर्फोसिस में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। मेटामॉर्फोसिस यानी क्या? जो टैडपोल है, अभी फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है, फ्रॉग डायरेक्टली एग में से तो नहीं निकलता ना, फ्रॉग के बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, जैसे कि तितली के डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं। तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। कि एग में से पहले तो टैडपोल निकला, टैडपोल पानी में रह रहा था, उसके बाद में वो एक फ्रॉगलेट जैसा स्ट्रक्चर निकला जिसमें टेल अभी भी थोड़ा सा है, फिर वो टेल डिजेनरेट होके ये प्रॉपर फ्रॉग बन गया। जैसे कि तितली में या बटरफ्लाई में भी हम लोग सेम चीज देखते हैं, एग हैच हुआ, उसमें से लार्वा निकला, दैट इज कॉल्ड एज कैटरपिलर। अब उसमें से वो खाना खा खा के एकदम डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में वो प्यूपा वाले स्टेज में चला जाएगा, दैट इज ककून। उसके बाद में वो ककून में से बटरफ्लाई निकलता है, राइट? तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये भी आयोडीन के बिना नहीं हो पाएगा, इसमें भी थायराइड ग्लैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सो अगर आपने आयोडीन डाल दिया पानी में, या थायरॉक्सिन, मतलब डायरेक्टली आपने थायराइड वाले हार्मोन ही डाल दिए पानी में जहां पे फ्रॉग रह रहा है, तो उसका मेटामॉर्फोसिस अच्छे से होगा, राइट? वो पानी में ऑलरेडी टैडपोल प्रेजेंट है, अगर आपने उसको आयोडीन दे दिया तो उसका थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करना शुरू हो जाएगा। अगर आपने रेडीमेड थायरॉक्सिन ही दे दिया, जैसे कि थायराइड कोई हार्मोन ही दे दिया, तो उससे भी मेटामॉर्फोसिस फास्ट हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इज हैस्टन देयर मेटामॉर्फोसिस, राइट? जो टैडपोल से फ्रॉग बनने का जो सफर है वो फटाफट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपने आयोडीन दिया। Which one of the following hormones stimulates the letdown release of milk from the breast while baby is sucking? यहां पर आपको मिल्क इजेक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन के बारे में डिफरेंस जानना है बच्चों। ये नीट में मोस्ट कॉमन सवाल पूछा जाता है, आपको वर्ड्स के साथ खेलेंगे। मिल्क इजेक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन में डिफरेंस होता है। मिल्क इजेक्शन में आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन में विच इज डन बाय सकिंग, मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन विल बी आंसर। वेराज जब आपको मिल्क प्रोडक्शन के बारे में पूछे, जो मिल्क प्रोड्यूस करने में मदद करता है
उसमें आंसर होगा प्रोलैक्टिन। क्या आंसर होगा? प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन, मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन। ठीक है, जैसे PRL, इसे हम क्या कहते हैं? PRL, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? देखो इसमें मिल्क इजेक्शन के बारे में पूछा है ना, मिल्क प्रोडक्शन में बारे में पूछते तो प्रोलैक्टिन बोलते, बट यहाँ पे मिल्क इजेक्शन के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का चाइल्ड बर्थ में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ऑक्सीटोसिन में दो फंक्शंस याद रखने हैं, एक तो मिल्क इजेक्शन, ठीक है, एंड चाइल्ड बर्थ। ये सब प्रेगनेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस है ऑक्सीटोसिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन विच रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म जब भी वर्ड आए, ठीक है, मेटाबॉलिज्म यानी क्या? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब इसमें जो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक हो रहा है बच्चों, कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस, ये जो दो रिएक्शंस है, ये दोनों रिएक्शंस के लिए जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, फैट्स, ये सभी के बारे में आप बात करते हैं। जब भी ये सारे वर्ड्स आए आपको एक ही आना चाहिए नाम, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? थायराइड ग्लैंड, दैट इज ऑप्शन बी। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज MSH, इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड वाले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। देखो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये रहा MSH, ये रहा MSH, देख रहे हो ये ग्रीन कलर वाली लाइन। पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट्स ओनली वन हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना पिट्यूटरी, तो यहाँ पे जो पार्स इंटरमीडिया है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वन हार्मोन, दैट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये याद रखना है आपको, मार्क कर लीजिए इसको। पार्स इंटरमीडिया जो है ये MSH प्रोड्यूस करता है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? अपना ऑप्शन सी, पार्स इंटरमीडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलानिन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम। मेलानिन आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो फॉरेनर्स होते हैं उनकी स्किन बहुत ही ये रहती है, मतलब एल्बिनो टाइप रहती है। मेलानिन जो पिगमेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द स्किन, टू अ हेयर, राइट। तो यहाँ पे मेलानिन की उनके अंदर कमी होती है, वेराज इंडियन स्किन टोन या अफ्रीकन स्किन टोन में हम बात करें तो हमारे में मेलानिन इज देयर, ज्यादा है। और ये मेलानिन जो है, ये मेलानिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रॉम प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम कैंसर, जो स्किन कैंसर होता है टू बी प्रिसाइज, क्योंकि यूवी रेज एंड मेलानिन क्या करता है? यूवी रेज को थोड़ा सा रिपेल करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो मेलानिन इज इंपॉर्टेंट विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज, एंड ओवर एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज से आपको पता ही होगा उससे कैंसर होता है। इट एक्ट एज अ म्यूटाजेन। जो कि म्यूटेशन कॉज करता है, एंड म्यूटेशन से कैंसर होता है। Which one of the following pairs correctly matches a hormone with a disease resulting from its deficiency? अगर कोई भी हार्मोन नहीं होता है तो कौन सा इवेंट नहीं होगा? अब पूरे 28 डेज साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें हमें पता है कि जो 14th डे होता है, 28 डेज की साइकिल जो है बच्चों, ये 28 डेज की साइकिल में से जो 14th डे है, जो मिडल ऑफ द साइकिल वाला दिन है, दैट इज द 14th डे। 14th डे में कौन सा इवेंट होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी क्या? रिलीज ऑफ एग। ओव्यूलेशन यानी रिलीज ऑफ एग।
एंड ये क्यों होता है? बिकॉज LH सडनली स्पाइक्स, LH बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिससे ओव्यूलेशन होता है। एंड अगर LH को आपने कम कर दिया या हटा दिया तो LH के कमी के वजह से देयर विल बी नो ओव्यूलेशन सीन, राइट? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन, क्योंकि LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH होगा तब जाके ओव्यूलेशन होगा, LH नहीं हुआ तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नहीं हुआ तो फिर देयर विल बी फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन, एग विल नॉट बी रिलीज्ड। Which one of the following hormones is a modified amino acid? ये मैंने आपको मार्क करवाया था, राइट? टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स में, मतलब नेचर ऑफ हॉर्मोन्स में मैंने आपको ये मार्क करवाया था 4 तरीके के, पेप्टाइड हॉर्मोन्स, आइडोथायरोनिन्स, फिर अमीनो एसिड डेरिवेटिव, स्टेरॉइड। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव में क्या था ब्रैकेट में? एपिनेफ्रिन था, राइट? एपिनेफ्रिन वाज द आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? एपिनेफ्रिन, विच इज अ मॉडिफाइड अमीनो एसिड या अमीनो एसिड डेरिवेटिव। A steroid hormone which regulates glucose metabolism is, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में देखो, ग्लूकागॉन हमें पता है ना, ग्लूकागॉन पता है पैनक्रियास से प्रोड्यूस हुआ है, फिर इंसुलिन पता है वो भी पैनक्रियास से प्रोड्यूस हुआ है। एक और है दैट इज कॉर्टिसोल विच इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, राइट? तो यहाँ पे कॉर्टिसोल है ऑलरेडी, स्टेरॉइड हार्मोन विच रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कॉर्टिसोल। अब ये स्टेरॉइड है कि नहीं आपको टेक्स्ट बुक से भी मैं आपको एक प्रूफ दे देती हूँ। स्टेरॉइड मतलब क्या? लिपिड बेस्ड। तो लिपिड बेस्ड या स्टेरॉइड हार्मोन्स वाले आप पैराग्राफ में आओगे तो आपको ब्रैकेट में ऑलरेडी दिया हुआ है एग्जाम्पल दैट इज कॉर्टिसोल। यहां पे आ जाइए, देखो स्टेरॉइड हार्मोन्स में कॉर्टिसोल है एग्जाम्पल, एंड कॉर्टिसोल इज व्हाट? इट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ऑब्वियसली नाम से हम समझ सकते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब वो ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल कर रहा है, तो आंसर विल बी कॉर्टिसोल। द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय, ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे कम होगा? अब यहाँ पे आपको पैराथायरॉयड हार्मोन वाले पैराग्राफ में आ जाना है। देखो इसमें 2 आते हैं हॉर्मोन्स, एक तो पैराथॉर्मोन, राइट? पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन, ये दोनों हॉर्मोन्स के बारे में समझते हैं। देखो टेक्स्ट बुक हमेशा साथ में ही होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक के बिना कुछ भी नहीं करना। कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, हमेशा हैबिट रखना है हमेशा कि टेक्स्ट बुक आपके सामने होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में एक बार नजर घुमा लेना है, क्योंकि जब आप इतने टाइम टेक्स्ट बुक को देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो लाइंस छप जाएगी। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन में आपको टेक्स्ट बुक दिखा रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप टेक्स्ट बुक देखो, आप बार बार वो लाइन देखो, ठीक है? नेक्स्ट, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल्स। तो जो PTH है मतलब पैराथॉर्मोन जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है? वो क्या करता है? ये इंक्रीज द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। एंड जो दूसरा है दैट इज कैल्सिटोनिन, यहाँ पे आ जाइए, कैल्सिटोनिन जो है ये इसी का ऑपोजिट फंक्शन करता है। यहाँ पे दिया नहीं गया, ये रहा कैल्सिटोनिन, थोड़ा सा ही दिया गया है। तो कैल्सिटोनिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैल्शियम लेवल। तो पैराथॉर्मोन जो है इट increases, that is parathyroid hormone PTH increases the calcium levels in the blood। ये कैसे करता है? ये आपको पता है इसका मैकेनिज्म? ये बोन्स से कैल्शियम निकलता है, डीमिनरलाइजेशन करके बोन्स का कैल्शियम निकाल के वो ब्लड में डालता है, दैट इज पैराथॉर्मोन का फंक्शन। तो लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कि अगर कम हो गया, लोअर हो गया, तो ब्लड कैल्शियम लेवल विल बी लोअर्ड बाय व्हाट? इट विल बी लोअर्ड बाय एवरीवन। यहाँ पे आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन इज डैश। ऑक्सीटोसिन कौन बनाता है? एवरीवन। देखो हमने ऑलरेडी पिट्यूटरी ग्लैंड में देख लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इसमें से आपको मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना है, चलो एक होमवर्क देती हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हॉर्मोन्स है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उसमें सिर्फ 2 हॉर्मोन्स है,
ठीक है, पूरा सब कुछ मैंने हिंट दे ही दिया है आप लोगों को, तो ये तो आपको आसानी से करना है, ठीक है। इसका मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए इन दी कमेंट सेक्शन। सिर्फ 2 हार्मोन्स है न्यूरोहाइपोफाइसिस के, जिसमें से एक ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में ही, एंड एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स आपको लिखने हैं इन दी कमेंट सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्टली मैच्ड आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ग्लूकागॉन जो होता है बीटा सेल्स, यही एक पेयर मिल गया हमें, फर्स्ट ही ऑप्शन में रॉन्ग मिल गया। देखो हमेशा याद रखना, जो अल्फा सेल्स है ये ग्लूकागॉन बनाता है, एंड जो बीटा सेल्स है ये इंसुलिन बनाता है दोनों पैनक्रियाज में ही, बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। बट अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बनाएगा जो कि इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाएगा विच विल डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन ए। द 24 आवर डायर्नल साइकिल, ये हमने देख लिया था राइट, दैट इज मेलेटोनिन। ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, जो कि सर्काडियन रिदम में हेल्पफुल है। कभी कभी ये वर्ड भी यूज किया जाता है, दैट इज सर्काडियन रिदम इज नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे पूछा गया नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। ग्लूकागॉन इन्वॉल्व है, यस। एल्डोस्टेरॉन ना, कॉर्टिसोल यस, इंसुलिन यस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन सी, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। एंड वी कम टू एन एंड टू दिस ब्यूटिफुल लेक्चर। तो हमारा एक और दिन खत्म हो चुका जहाँ पे हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, विच वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट। आई होप यू ऑल एंजॉयड द लेक्चर एंड एंजॉयड द होल यूनिट एंड एंजॉयड द होल चैलेंज बाय इटसेल्फ। चलिए, सो दिस इज द एंड ऑफ द यूनिट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन दिस इज कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।